बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज हम इंतहाई अहम और दो उमूर पर बात करेंगे। एक मामला है इमरान खान के कत्ल का। हम ये आज देखना चाहेंगे कि आखिर इमरान खान को कौन और क्यों कत्ल करना चाहता है और उस कत्ल की वजूहात क्या हो सकती हैं। और इसके अलावा हम बात करेंगे इंतहाई नाजुक मामले पर, और वो मामला है इदारों के तसादुम का, कि इदारे जिस रफ्तार से तसादुम की तरफ बढ़ रहे हैं इसका अंजाम क्या होगा और उस अंजाम के जो शिद्दत होगी वो क्या होगी और अवाम को इसमें किस हद तक बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो नाज़रीन, दोनों ही इंतहाई अहम मामलात हैं। पहले हम बात करते हैं इदारों के तसादुम के हवाले से। तो नाज़रीन, जिस तरह आप देख रहे हैं कि अदलिया और मुकन्नना यानी जो है वो जुडिशरी और अपना पार्लिमान जो है वो आमने सामने आ गए हैं, और बिल्कुल आमने सामने। और पहले दिन तो आपको पता है कि राना सनाउल्लाह ने खिताब फरमाया था और उसमें उन्होंने जो बातें की वो आप सबसे ढकी छुपी नहीं है, और मजीद इजलास कल होना है। और इस बीच में जो डेवलपमेंट हुई वो ये हुई कि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो 30 अप्रैल को पंजाब में होने वाले इंतखाबात मुलतवी कर दिए। अब इंतखाबात जैसे मुलतवी होने के मुंतजिर थी जो वो पीटीआई और उसकी इत्तेहादी जमातें, यानी बिला ताखीर शेख रशीद ने भागते हुए, शायद पिटीशन पहले से उसने तैयार कर रखी थी, बगल में दबाई, भागता हुआ गया और जाके सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। और उसके बाद जो है वो आज इतवार के दिन सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम को इंतजार कर रही थी पीटीआई की किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट इसका खुद नोटिस ले, लेकिन आज पीटीआई ने बिलाखिर जो है वो एक इंतहाई महारत से एक दरख्वास्त दाखिल की। अब इस वक्त तक की जो इतलात है वो ये है कि उस दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो नंबर भी अलॉट कर दिया है और आइंदा हफ्ते इस केस की समाअत होगी। यानी अब सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की नहीं होगी, बल्कि अब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा दोनों की साथ में होगी। और जो इशू हमने उस दिन रेज किया था कि गए थे रोजे बख्शवाने और नमाजें गले पड़ गई, तो इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये भी है कि जो है वो मुमकिन है कि दोनों असेंबलियां बहाल कर दी जाएं, यानी दोनों सूबाई असेंबलियां बहाल कर दी जाएं। क्योंकि इस वक्त तक जो सिचुएशन है या जो मामलात हमारे सामने हैं, अगर हम उनका बगौर जायजा लें तो ऐसा लगता है कि जैसे उन दोनों असेंबलियों को गैर जरूरी तौर पर बिला वजह जो है वो उनको तहलील कर दिया गया। यानी यूं समझ लें कि दो असेंबलियों के अवाम के वोट की तौहीन की गई। और यही वो सवाल था जो जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो पहले लार्जर बेंच बना था उसमें उठाया था, लेकिन इसी सवाल की बुनियाद पर उनको बेंच से अलग कर दिया गया। और अब जो है वो जो नया बेंच बनेगा या फिर वही 5 रुकनी बेंच होगा जो पहले से था, अब ये तो अब जाहिर है कि जब केस की समाअत होगी तभी होगा। तो नाजरीन, जो पीटीआई ने दरख्वास्त दायर की है, पहले तो ये बड़ी डींगे मार रहे थे कि आर्टिकल 6 लगेगा और आर्टिकल 6 का यूं होगा और आर्टिकल 6 का यूं होगा, लेकिन इन्होंने जो आज पिटीशन दाखिल करवाई है न तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है और न ही वो कोई अपील है, बल्कि उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन दाखिल की है। यानी वो पिटीशन जो वही बेंच समाअत करेगा जो पहले 5 रुकनी बेंच इसकी समाअत कर रहा था। यानी अलग से, क्योंकि अगर जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन दाखिल करते तो भी अलग बेंच बन सकता था, या अलग से कोई दरख्वास्त देते तो भी एक अलग बेंच बन सकता था। लेकिन सवाल यहाँ पर एक ये भी है कि जो है वो जिस तरह जिस केस पर, यानी जिस दरख्वास्त की बुनियाद पर ये सारा जो है वो चाय की प्याली में जिस तरह तूफान बर्पा किया गया, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो गुलाम महमूद जोगा जो सीसीपीओ लाहौर साबिका, वो तो अपनी पिटीशन भी वापस लेकर चले गए। अब उसके बाद अब जो है वो क्या होगा, अब उसी पिटीशन को कंटिन्यू कैसे किया जाएगा, या अब वो पिटीशन एक साइड पे चली जाएगी और पीटीआई की पिटीशन के साथ शेख रशीद की पिटीशन को नथी कर दिया जाएगा, क्या होगा। अब यहाँ पर जो चीज दानिशमंदी की है वो ये है कि हुकूमत को चाहिए, अपना सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि बजाय इसके कि आप देख रहे हैं
कि इस वक्त इदारे तकसीम का शिकार हैं, सुप्रीम कोर्ट खुद तकसीम का शिकार है, हमारे दिफाई इदारा तकसीम का शिकार है, यानी जितने भी बड़े इदारे हैं तकरीबन तकसीम का शिकार हैं। तो इससे मुल्क को शदीद नुकसान लाहक है। तो इससे पहले कि मुल्क को मजीद कोई नुकसान लाहक हो या मजीद किसी नुकसान का अंदेशा हो, बेहतर यही है कि जो है वो किसी भी तनाज़े से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो फुल कोर्ट रेफरेंस तश्कील दे दे और उसके बाद फिर बैठकर पहले तो इस चीज़ का जायजा लिया जाए कि असेंबलियों की तहलील कॉन्स्टिट्यूशनल वे के कॉन्स्टिट्यूशनली सही थी या नहीं थी। अगर नहीं थी तो बहरान से बचने के लिए और इंतखाबात से बचने के लिए और बार बार के इंतखाबात के अखराजात से बचने के लिए और इंतखाबात के मुतनाज़े होने से बचने के लिए पहले वाली जो असेंबलीज थी उनको उसी पोजीशन पे बहाल कर दिया जाए। उसके बाद फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आती है, जो भी आता है वो एक अलग मामला है। और इसके अलावा इस चीज को भी देखा जाए कि आया इस तरह करने से जो है वो कितना बड़ा आईनी बहरान टल सकता है। पाकिस्तान एक बार फिर जो है वो एक सीधी राह पर आ सकता है और फिर ये जो बहरान 2 सूबों तक फैला हुआ है ये खत्म हो जाएगा और फिर पंजाब में इक़्तिदार की रसाकशी को मैनेज किया जा सकता है। तो इस वक्त तो पहली पोजीशन तो ये है। और दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट को ये भी सोचना चाहिए कि इस वक्त IMF जो हम पर शराइत पे शराइत आयद कर रहा है, जिस तरह जो है वो पॉलिटिकल अनसर्टनिटी देख रहा है और जिस तरह क्योस की सूरत हाल पाई जा रही है और जिस तरह से जो है वो PTI ने एक तूफान बदतमीजी बर्पा कर रखा है, जिस तरह जो अमेरिकन सेनेटर्स ये डॉक्टर आसिफ ने एक स्टेटमेंट दिया, जरा ये मुलाजा फरमा लें। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। इस वक्त जो पाकिस्तान से खबरें आ रही हैं वो नॉट ओनली मेरे लिए शॉकिंग है बल्कि मेरे उन दोस्तों के लिए जो कांग्रेशनल मेंबर्स हैं, सेनेट में मेंबर्स हैं, ह्यूमन राइट्स वॉचडॉग में हैं या सिविल राइट्स में हैं या सिविल सोसाइटी में हैं। हर एक ने बड़ी डिस्प्लेजर शो की है इन न्यूज पे। इस वक्त हजारों की तादाद में पॉलिटिकल वर्कर्स गिरफ्तार हैं। इस वक्त कस्टोडियल टॉर्चर अपने अरूज पे है। इस वक्त पॉलिटिकल एक्टिविटी पे पूरी पाबंदी होनी चल रही है। लोगों को राइट ऑफ ऑर्गेनाइज एंड राइट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इमरान खान की जिंदगी को बहुत बड़ा खतरा है। ये सब उस वक्त हो रहा है जब पाकिस्तान में सो कॉल्ड एक जमहूरी हुकूमत है। वो जो भी लोग अपनी पावर में है, चाहे वो पुलिस चीफ हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के इंचार्ज हो, या एनीबॉडी जिसके बस में लोगों पे जुल्म करना है, वो ये ना समझे कि उनके जुल्म को हम जस्ट ऐसे ही जाने देंगे। इन सब चीजों के ये अमेरिकन कांग्रेसमैन है डॉक्टर आसिफ, जिसको आसिफ जरदारी के जरिए यानी आसिफ जरदारी की मार्फत से फरियाल टालपुर ने भी बात की थी, वजीर आजम ने भी बात की थी, लेकिन जैसा कि ये इमरान खान से मिलकर जा चुके हैं तो यकीनन कोई तो वजह होगी कि वो इस तरह खुलकर सामने आ रहे हैं कि इंसानी हकूक की पामाली हो रही है और जो है वो इजहार राय की आज़ादी पर पाबंदी है, सहाफत पर पाबंदी है, मजालिम ढाए जा रहे हैं। और इमरान खान के दौर में जब सहाफ़ियों को बीच बाजार गोलियां मारी जा रही थी, बीच सड़कों से पे गोलियां मारी जा रही थी, जिस तरह उनको उठाया जा रहा था, जिस तरह 25,000 सहाफ़ियों को मुलाजमतों से हाथ धोना पड़ा था और जिस तरह सहाफ़ियों पर मजालिम ढाए गए वो किसी को नजर नहीं आते। अब जो है वो ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो भी मुतहरिक हो गया है और उन्होंने भी जो है वो चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया है। और PTI की तरफ से जो अपना है यूरोपीय यूनियन के जो सफीर हैं उनसे जो है वो ऑस्ट्रिया के सफीर के घर पे जो है वो शाह महमूद कुरैशी और उमर असद ने एक तफसीली मुलाकात की और यूरोपियन यूनियन के ममालिक के सामने उन्होंने जितनी पाकिस्तान की ज़ाहिर है कि करनी होगी वो की होगी। इसके अलावा जो है वो एक खत लिखा है शीरी मजारी ने अक़वाम मुत्तहिदा को और दर्जनों खतूत लिखे हैं असद के सर ने जो दुनिया के मुख्तलिफ पार्लिमान के नुमाइंदगान को, स्पीकर्स को, डिप्टी स्पीकर्स को कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है।
और यही यही वो खतूत हैं, यही वो खतूत का कंटेंट है, यही वो सब कुछ है जिसकी बुनियाद पर MQM ने जो है वो जिसकी बुनियाद रखी थी और MQM पर बगावत के मुकदमा दर्ज हुए थे। अब देखना यह है कि जो कुछ PTI ने किया है इसके नतायज क्या निकलेंगे और इसको किस तरह देखा जाएगा। देखा तो हैरत की नजर से इसको भी जा रहा है कि आज इमरान खान घूमते घूमते जी दहशतगर्दी की अदालत पहुंचे और वहां पर जज साहब जैसे तैयार बैठे हुए थे और एक लम्हे में उनको 3 मुकदमात में बेल दे दी, प्री अरेस्ट बेल दे दी। मसला ये होता है कि आप जज हैं, आप, हमारा हक नहीं है कि आपके फैसलों के बीच में बोलें, लेकिन हमने भी सुना है कि कुछ दफात ऐसी होती हैं जो बेलेबल होती हैं, कुछ अफेंस बेलेबल होते हैं, कुछ अफेंस नॉन बेलेबल होते हैं, कुछ मामलात में अक्यूज पर्सन का कंडक्ट देखा जाता है, उसके माजी को परखा जाता है, उस बुनियाद पर उस चीज को देखा जाता है। ये नहीं है कि जी इमरान खान साहब आ गए हैं तो जल्दी करो, कुर्सियां खाली करो और जल्दी करो, हट जाओ और खान साहब बस आप बैठे, बस कागज तैयार हो रहे हैं। मतलब किसी को सुने बगैर, किसी को समझे बगैर, किसी को पढ़े बगैर दे 3 जमानतें एक साथ। जब 9 जमानतें चंद मिनटों में इमरान खान को मिल सकती हैं, ये तो फिर भी 3 है। इससे पहले भी तो 4 जमानतें इस्लामाबाद में मिली थी ना इमरान खान को, तो ये कौन सी ढकी छुपी बात है। बहरहाल नाज़रीन, एक बहुत बड़ा सवाल पाया जा रहा था कि जी जो है वो इमरान खान खुद भी बार बार चीख रहे थे कि मेरे कत्ल का मंसूबा, मेरे कत्ल की साजिश, मेरा कत्ल। कभी वो कत्ल अमेरिका से हो रहा था, कभी वो कत्ल जो है वो आसिफ जरदारी करवा रहा था, कभी वो कत्ल राना सनाउल्लाह करवा रहा था, कभी वो कत्ल इस्लामाबाद और पंजाब के IG मिलकर एक डेथ स्क्वाड तश्कील दे के वो करवा रहे थे। लेकिन अब बिलाखिर चोर पकड़ा गया जी। इमरान खान को कत्ल कौन करवाना चाहता है, किसने अहकामात तक जारी कर दिए। बड़ी जबरदस्त एक गेम चल रही है और ये गेम अफसोसनाक के साथ साथ शर्मनाक भी है, शर्मनाक भी है और बहुत शर्मनाक है कि अक्सर हमारे बड़े कहते थे कि बेटा सर्दियों में नहर के दूसरे किनारे पे खड़े होके जो है वो आप उस किनारे वाले को जितनी जी में चाहे गालियां निकाल सकते हो, ना तो वो सर्दियों में ठंडे ठार पानी में से गुजर के आपसे लड़ने आएगा और ना ही आप लड़ने जा सकेंगे। तो इस वक्त भी ऐसी ही सिचुएशन सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। यानी जो मेजर रिटायर्ड आदिल राजा हैं जो लंदन में बैठे हुए हैं, वो जी जो है वो वहां से सारा प्लान कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि जी जो है वो आर्मी चीफ ने और ISI ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हिदायत दी है, आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो डिसीजन आया है इसको नहीं छेड़ना, आप इस सूरत हाल को एक नए एंगल से देखें। तो जी अब वो इस सारी सूरत हाल को नए एंगल से देखेंगे। अब वो इमरान खान के कत्ल के हवाले से क्या कह रहे हैं, जरा पहले मुलाहिजा फरमा लें, फिर हम आगे चलते हैं। ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त और इमरान खान के कत्ल के अहकामात जो है वो दे दिए गए हैं। इमरान खान के मैं आपको दोबारा बताता चलूं कि कत्ल के अहकामात जो है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर है, इलीगल आर्मी चीफ जो है, उसने इमरान खान के कत्ल के अहकामात दे दिए हैं। उनकी तफसीलात मैं आपको बताने के इस वक्त जा रहा हूँ। जराए का ये दावा है, मुसद्दिका जराए का ये दावा है कि इमरान खान के कत्ल के अहकामात दिए हैं ISI को आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम मुनीर ने, और ये दावा कर रहे हैं जराए के आसिम मुनीर ने फ्री हैंड दिया है PTI को स्मैश करने का, PTI को तबाह करने का और इमरान खान को कत्ल करने का, चाहे इसकी वजह से खाना जंगी हो जाए, इसकी परवाह किए बगैर ISI को ये अहकामात दिए गए हैं। इसके बावजूद उनको कहा गया है कि होता है तो बेशक हो जाए, लेकिन PTI को जोरे बाजू से तोड़ दिया जाए और PTI को क्रश किया जाए और इमरान खान को कत्ल किया जाए। ये पैगाम तमाम के तमाम ISI के सेक्टर कमांडर्स को पहुंचाया गया है, तमाम अफसरान को, इंटरनल विंग के ISI के तमाम अफसरान को ये पैगाम पहुंचाया गया है। अजीजा ने मन ये जराए दावा कर रहे हैं, ISI के सीनियर ऑफिसर्स ये दावा कर रहे हैं कि उनको ये ऑर्डर्स मिले हैं, बराए रास्त ये ऑर्डर्स जो है DGC से, उनको मेजर जनरल फैसल नसीर उर्फ डर्टी हैरी से उनको ये अहकामात मिले हैं कि आर्मी चीफ
लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसम मुनीर, आर्मी चीफ आसम मुनीर का ये ऑर्डर है, दावा है कि डर्टी हैरी को वो इमरान खान को कत्ल करने के लिए शदीद प्रेशर दे रहे हैं। डर्टी हैरी समझता है कि ये मौका ठीक शायद समझता हो, ये मेरी जाती राय है कि मौका ठीक नहीं है, लेकिन जराए का ये दावा है कि डर्टी हैरी मेजर जनरल फैसल नसीर से करीबी जराए का ये दावा है कि शदीद प्रेशर दिया जा रहा है इमरान खान के असैसिनेशन का, कत्ल का आर्मी चीफ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर की तरफ से, जिसको पीछे से लंदन से बड़ा शदीद प्रेशर है जी। अब पता चला जी, अमेरिका से जो इमरान खान के कत्ल की साजिश शुरू हुई थी वो आके आईएसआई में अंदर फंस गई। अब उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हुक्म दे दिया है अपना डीजीआई को, अपना अंजुम साहब को, और डीजीआई ने डीजीसी फैसल नसीर साहब को हुक्म दे दिया है। और फैसल नसीर ने जितने भी सेक्टर कमांडर्स हैं सबको एक ढोलक लेके और एक लाउड स्पीकर मेगाफोन देके अनाउंसमेंट करते जा रहे हैं, जी जल्दी करो इमरान खान को मारो, जल्दी करो पीटीआई को क्रैश करो और पीटीआई को स्मैश करो और पीटीआई को बाजू मरोड़ो। व्हाट नॉनसेंस यार, अफसोस होता है। मेजर आदिल राजा खुद आर्मी में रहे हैं और यही वो पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको लेकर इमरान खान चल रहे हैं। अब इमरान खान का समझना है कि जो आदिल राजा साहब हैं ये क्योंकि फौज के रिटायर्ड मेजर हैं तो इसको सारा पता है, इसके फौज के अंदर स्ट्रांग जो है वो लॉबी मौजूद है जो इन्हें हर किस्म की खबर देती है। तो इसलिए इमरान खान ने अपने जो कत्ल के मंसूबे का जो प्लान था वो आसिफ जरदारी और वहां से आईजी से इधर से उधर से घुमाते हुए अब डीजीसी और डीजीआई और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर घुमा दिया है। कितने अफसोस की बात है कि इस तरह भी कोई होता है। मैं पहले भी प्रोग्राम में कह चुका हूं कि अगर एजेंसियां, अगर इदारे किसी को कत्ल करवाना चाहते हैं, किसी को एलिमिनेट करवाना चाहते हैं, अगर किसी को भी रास्ते से हटाना चाहते हैं तो वो हटा लेते हैं और वो इस तरह हटाते हैं कि किसी को पता नहीं चलता, और इस तरह हटाते हैं कि इदारे का कोई फर्द भी इस्तेमाल नहीं होता, इदारे का वेपन भी यूज नहीं होता, इदारे की गोली भी यूज नहीं होती। क्या शाहनवाज भुट्टो के कत्ल में क्या कौन नहीं जानता कि सीआईए, मोसाद और किस किस ने मिलकर क्या नहीं किया था। मुर्तजा भुट्टो का कत्ल किसने किया था? कोई ढकी छुपी बात है? मैं बता रहा हूं, जो अपना जो नासिर असलम जायद साहब की सरबराही में जो कमीशन बना था उसकी रिपोर्ट पढ़ें जरा। उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में आईएसआई का नाम लिया है, मैं सीधा ले रहा हूं, क्योंकि नसरुल्लाह बाबर ने जिस तरह ऑपरेशन करवाया और उसमें अपनों के कांधे किस तरह इस्तेमाल हुए, खानदान के लोगों के कांधे किस तरह इस्तेमाल हुए, जो परवेज मुशर्रफ ने नाम लिए थे वो किस तरह इस्तेमाल हुए, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मेरे पास इतने 164 सीआरपीसी के जो स्टेटमेंट हैं वो पढ़े हुए हैं, जरा पढ़ें तो सही आप। पुलिस पेपर्स मेरे पास पूरे फाइल पड़े हुए हैं, आप पढ़ के तो देखें। मुर्तजा भुट्टो का पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो देखें, उस वक्त जो वायरलेस कन्वर्सेशन हो रही थी जरा वो तो आप पढ़ें। अब दहल जाएंगे कि किसी शख्स को इस तरह भी मारा जा सकता है। ये डिसाइडेड था फ्रॉम द डे वन, जिस दिन मुर्तजा भुट्टो ने लैंड किया था पुराने जो है वो कराची एयरपोर्ट पे, जिन्ना टर्मिनल पे नहीं, तो उस वक्त ही पर अपना मीर मुर्तजा भुट्टो को परदेसी का ना पासवर्ड दिया गया था। बेनजीर का जो पासवर्ड था वो रानी था और जो नवाज शरीफ का था वो टाइगर था। तो इस तरह उन्होंने नाम रखे होते हैं। तो मुर्तजा को वो परदेसी कह के बुलाते थे, तो जाहिर है वो परदेसी था, आया, मेहमान था, चला गया। खैर, तो बहरहाल इदारे जब कुछ करने पे आते हैं ना तो कुछ नहीं होता। मतलब इदारे का मतलब एक गोली तक यूज नहीं होती। क्या मोहतरमा बेनजीर भुट्टो केस में क्या कोई किसी इदारे की कोई एक गोली यूज हुई? क्या कोई वेपन यूज हुआ? क्या लोग यूज हुए? नहीं हुए। और किसको पता चला कि
एक्चुअल इस प्लानिंग में कौन कौन हिस्सेदार था और कौन कौन रेस्पॉन्सिबल था, ये नहीं पता चलता। तो आदिल राजा साहब, आप इस मुल्क को, इस मुल्क के कौम को बेवकूफ मत बनाएं। ये इमरान खान को बेवकूफ बनाए क्योंकि वो उस वाला हर वक्त टुनारी में होते हैं, उस गरीब को पता नहीं होता। ये इस मुल्क के जो अवाम है ना, वो बहुत समझदार हैं। वो समझते हैं कि इदारा क्या होता है, वो समझते हैं कि ISI क्या है, वो समझते हैं कि MI क्या है, वो समझते हैं कि CTD क्या है, नेक्टा क्या है, और जो है वो इनका नेटवर्क क्या है, और ये किस तरह काम करते हैं, हमें सब पता है। हमें घुमाने की कोशिश मत करो। तो नाज़रीन, ये ऐसे लोगों की वजह से मुल्क बदनाम होते हैं। असर के असद जैसे लोगों की वजह से मुल्क बदनाम होते हैं। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर जैसे लोगों की वजह से मुल्क बदनाम होते हैं। शीरी मजारी जैसे लोग मुल्क की बदनामी का बहुत बड़ा सबब बने हुए होते हैं, जिनको इक़्तिदार की खातिर मुल्क का कोई ख्याल नहीं होता, मुल्क की वकार का कोई ख्याल नहीं होता। और इस हद तक जा सकते हैं कि IMF को फोन करके भी कहते हैं कि इनको लोन मत देना, भले पाकिस्तान डिफॉल्ट होता है तो हो। यानी वही फार्मूला जो मौलाना फजल रहमान ने अडॉप्ट किया था कि खिजा जाए बाहर आए ना आए, अब ये भी वही करते हैं। तो ऐसी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो दुश्मन के लिए सहारा बने। अब आपने तो एक बात कह दी, आपने एक वीलॉग कर दिया, आपको जो है वो 20-25 हजार जो है वो व्यूज मिल गए, आपकी तो दिहाड़ी बन गई। आपकी इसी बात को रॉ ने ले लिया, रॉ ने खिदमत ले ली जो है वो जो है काबुल से किसी ने हुक्म दे दिया, यहाँ किसी स्लीपर सेल को यहाँ एक्टिव हो गए, और राह चलते इमरान खान को किसी ने मार दिया, तो क्या होगा? ये आप इमरान खान के साथ अच्छाई नहीं कर रहे, आप खुद अपने हाथों से इमरान खान की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। और इमरान खान इस इशू को एक पॉलिटिकल जो है ना, एक स्लोगन के तौर पर, एक बयानिए के तौर पर सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका फायदा इमरान खान साहब को नहीं होगा। उल्टा किसी भी वक्त बहुत भयानक नुकसान हो सकता है, और उस नुकसान के लिए भी इमरान खान को हर पल तैयार रहना चाहिए। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही अपने मेजबान नवाज भुट्टो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।